Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 9 chapter number 4 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट जो है हमने लास्ट वाले वीडियो सेशन में कर लिया था, जिसमें हमने जाना कि सालिम जी एक पक्षी वैज्ञानिक थे और उनके जो कार्य किए गए हैं प्रकृति के लिए वो अविश्वसनीय है। ठीक है, और मैंने आपको एक किताब बताई थी द फॉलन ऑफ स्पैरो, जो उनकी आत्मकथा थी, किनकी? सलीम जी की। तो एक बार उस किताब को, इस चैप्टर को अवश्य पढ़े, पूरा लाइन टू लाइन पढ़े। आज हम करने वाले उसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि कौन सी ऐसी घटना थी जिनके चलते सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया गया? ऐसी कौन सी घटना थी? वही घटना तो एक ही हुई थी बचपन में उनके। कौन सी हुई भैया? उनके मामा जी ने उनको एयरगन ला के दी और उन्होंने एयरगन से शूट किया। किसको? गोरैया को। और गोरैया को धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। वही है कि एक बार की बात है, बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया जो है वो घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। लगी, घायल हुई तो उनको एहसास हुआ कि किनकी सारी की सारी उनकी गलती थी, तो उनका फर्ज बनता है कि उनको वापस ठीक करें। तो उसी गोरैया की देखभाल में, सुरक्षा में, और वो जहां जहां उड़ी उसकी खोजबीन में वो जुट गए, कहीं हरमुरा ना जाए। और उसके बाद उनकी रुचि जो है वो पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। कैसे? भाई उस गोरैया को उड़ते देखा, और भी पक्षी जो है वो उनको दिख रहे हैं, वो अचंभित कर रहे हैं ना, आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे वो पक्षी प्रेमी बन गए और आज प्रेजेंट में हमको एज ए बर्ड वॉचर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री, कौन थे पूर्व प्रधानमंत्री जो सालिम अली जी के समय थे? वो थे चौधरी चरण सिंह जी। के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, है ना, जिससे उनकी आंखें नम होगी? पहले तो बताया साइलेंट वैली का, कि अगर ऐसा हवाएं चली तो उससे क्या होगा? साइलेंट वैली जो है वो तहस नहस हो जाएगी, है ना, रेगिस्तान में बदल जाएगी। उसके अलावा एक बांध परियोजना थी, उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया, और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बनाने में भी उनको आ गया। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया, उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। देखो, रेगिस्तानी हवाएं यानी गर्म होंगी, केरल थोड़ा ठंडा एरिया है, खास करके साइलेंट वैली की बात करें, और वहां का जो जीव चरण है, जहां पर जीव हैं वो इस हवा से परिचित नहीं है, तो क्या होगा? नुकसान होगा कि उनकी जीव हत्या, या फिर जो पक्षी वक्षी है, छोटे मोटे जीव है, मर मुरा जाएंगे। तो इसीलिए साइलेंट वैली को उन हवाओं से क्या किया गया? बचाया गया। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो देखो, लॉरेंस और उनकी पत्नी फ्रीडा इसी पाठ के एक चरण में है, जिसमें लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत ज्यादा प्रेम था। वे अपना काफी समय गोरैया के साथ बिताते थे, गोरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी, और उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य लिखा, है ना। एक कहानी है लॉरेंस और फ्रीडा की, जिसमें लॉरेंस जो है वो पक्षी प्रेमी है और उनके साथ एक पक्षी जो गोरैया है वो रहती है ना, उनके साथ अतरंग करते हैं, तो उनके सिलसिले में उन्होंने ऐसा कहा। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपको ये चैप्टर क्या करना है? पूरा पढ़ना है एक बार, लाइन टू लाइन। प्रश्न नंबर 4, आज से स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे, वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जिया करते थे, जीते थे, है ना। दो कहानी है जो पैरेलल चल रही है। कोई अपने जिस्म की हरारत
और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। है क्या बात लिखी, देखो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसका हास्य हमें स्पष्ट करना है। अर्थात की मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य जो है वो सांसारिकता से दूर होकर चीर निंद्रा, ऐसी निंद्रा जो कभी जागृत नहीं होती और विश्राम प्राप्त कर लेता है, उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, चाहे क्या हो जाए, चाहे कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो भी लाना संभव नहीं है ना। किस सत्य के बारे में बात की गई है भैया? एक ऐसा परम सत्य है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता, जो आया है वो तो जाएगा, ठीक है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। वो कैसे? देखो टापू जो है सो समुद्र में उभरा हुआ एक छोटा भूभाग होता है ना। ये एक समुद्र है, उसमें छोटा सा ये बना हुआ, तो ये हो गया टापू, है ना। परंतु सालिम अली जी का जो जीवन था वो पक्षियों के लिए क्या था? पूर्णतः समर्पित था, जो कि टापू के समान नहीं, स्वयं पूरे सागर के समान, है ना। और जबकि सागर जो है वो अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है, सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। पता चाहिए था वो उनके एकदम डीप में जाए, उनको हर एक हरकत जो है पता होनी चाहिए। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करने अथाह सागर साहब बन जाना चाहते थे। जैसे देखो ना, मैं जब छोटा था ना तो मेरे दादाजी हैं थे, तो हम जहां बैठते थे ना वहां मतलब मिट्टी थी बहुत सारी और वहां एक खाट डली हुई थी। शाम को दादा के साथ बैठते थे। तो एक बार की बात है, मुझे याद है कि ना जो गोरिया थी ना ब्राउन वाली, जो इस राजस्थान के इलाके में रहती है ना, भूरे रंग की जो गोरिया, वो मिट्टी के अंदर ना मतलब मिट्टी में बैठ रही थी और अपने ऊपर ऐसे मिट्टी डाल रही थी। तो काफी देर तक ये देखता रहा। मैंने कहा ये उड़ने वाला पक्षी है। दादा से पूछा, मैंने कहा ये उड़ने वाला पक्षी है, यहाँ मिट्टी में क्या कर रहा है ना। तो दादाजी ने बताया कि ये किसी बात का संकेत है ना, कि एक जमाने में कहते थे कि जब भी ऐसी गोरियां मिट्टी में नहा रही हो, है ना, तो या तो फिर आंधी या तूफान की आकांक्षा या फिर बरसात की ऐसी आकांक्षा होती है, जिसमें मिट्टी में नहाना और पानी में नहाना क्या होता है? सम्मिलित होता है। तो उसी के चलते वो अपना वो व्यवहार है वैसा करती है। तो मुझे तो बस थोड़ा सा मालूम था, है ना, उसमें मैं संतुष्ट था। अच्छा ऐसा भी होता है। और इसी तरह बहुत से जो छोटे छोटे जीव हैं वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे वो कुछ संदेश देते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी, करेक्ट। तो इतना सा जानकर ये खुश नहीं थे। इनको चाहिए कि वो हर एक हरकत के बारे में जाने, करेक्ट। आप भी देखिए ना, कभी अगर मिट्टी वाली जगह पर हो, रेगिस्तान में कहीं हो, भोरे पर कहीं हो, तो ऐसी चीजों को नोटिस करना आपको जरूर दिखेगा। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। 4 विशेषता। तो सावने सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं। पहले, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। तो ऐसे शब्द जो हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, अंग्रेजी है, सभी भाषा के, है ना। तो शब्दावली अर्थात वर्ड मीनिंग्स सारे यूज करते हैं। तो इस पाठ में उर्दू तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण क्या? जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजुम, खामोश, सैलानी, सफर, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद। और संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीत में प्रतिरूप। और जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहने लगे। जैसे अंतहीन सफर, प्रकृति की नजर, दुनिया संगीत में, जिंदगी का प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का है, दूसरा उर्दू। और यही एक उच्चतम बात होती है एक अच्छे शायर होने की, एक अच्छे लेखक होने की, अच्छे कवि होने का यही संकेत है। जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम
बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, कलात्मक उनसे हर वाक्य में है। उदाहरणतया सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। क्या लिखा है, दिल में उतर जाता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो हिंदी और संस्कृत शब्दों का बेहतर प्रयोग है ना, सुनने में भी ये तो मनमोहक सा लगता है, मजा आ जाता है ना सुनकर। अब देखो अलंकार है ना, ये आपके व्याकरण का पाठ है, और अगर मेरी मानो तो व्याकरण में कक्षा 9th से ही आप फोकस करना शुरू कर दो, थोड़ा टाइट फोकस, जिससे क्या होगा 10th में जो आपके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली क्या कर सको, हैंडल कर सको, है ना। तो ज्यादा व्याकरण नहीं पढ़ने को बोल रहा, अभी जितने किताब में आए हैं उनको अच्छी तरह से, है ना, उनका ज्ञान बोध कर लो। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं, वहां रूपक के प्रिय अलंकार है। उदाहरणतः अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। क्या दी गई है, उपमा, जिसमें किसी की उपमा दी गई हो, उपमा अलंकार, और जिसमें किसी के रूप को दर्शाया गया है रूपक अलंकार। दोनों में इतना फर्क है कि पहले में, है ना, पहले में एक दूसरा वाक्य रहेगा आपके साथ जिसकी उपमा, है ना, जिसकी सराहना की उनके समान है, दूसरा उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। श्री कृष्ण जो है वो कितने अत्यंत मनमोहक है, और किस समान है, जैसे चंद्रमा शीतलता देता है ना, उसी समान कृष्ण भी शीतलता देते हैं। तो ये क्या किया मैंने, पहले मैंने उनके रूप का वर्णन किया, फिर चंद्रमा से, करेक्ट, ऐसे। अगला है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो क्या है, ये रूपक अलंकार है। अगला है कि रोमांस का सोता फूटता महसूस कर सकता है क्या, है ना, जो रोमांच का सोता वो फूटता महसूस, वो हर चीज महसूस करेगा, है ना। इसमें क्या है, इसमें भी रूपक अलंकार है ना, रूप की सौंदर्य के वर्णन की गई। भावानुरूप भाषा, तो जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की बदल देते हैं। जैसे कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे कि आज सालिम अली नहीं है ना, चौधरी साहब भी नहीं है। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाने चलते हैं। तो ये तो थे छोटे वाक्य, है ना, छोटे वाक्य। सालिम अली नहीं है ना, वाक्य छोटे हैं, बट क्या कर रहा है, दर्द को बयां कर रहा है। और कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प करेगा, क्वेश्चन। और ऐसे जटिल वाक्य है, मतलब कि उत्तेजना लाए कि कौन बचा है जो अब सौंधी माटी उपमा दे रहे हैं, रूप का वर्णन कर रहे हैं, उनकी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, कौन है ना, उत्तेजना दे रहे हैं और साथ में प्रश्न कर रहे हैं कि अब कौन करेगा। तो कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, उत्तेजना प्लस प्रश्न है यहाँ। पहले अब हिमालय लद्दाख, तो क्या कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, है ना, उत्तेजना, फिर पूछा इन्होंने प्रश्न, अब कौन करेगा। तो ये है उनकी भाषा का स्वरूप। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व को जो चित्र खींचा है वो अपने शब्दों में लिखिए। तो भैया अब अपने शब्दों में लिखना है कि लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वो इस प्रकार है कि सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी। एक बार बचपन ने उनकी एयरगन और एयरगन दोनों लिख सकते हैं, सही है, घायल होकर नीले कंठ वाली गोलियां गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था, उससे पक्षियों के उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सामान्य सी बात है, अगर हम इसकी कहानी जो है वो पढ़ लें तो हम एक नई कहानी लिख सकते हैं अपने शब्दों में। वे दूर दराज घूमकर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी
के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए, है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी जो चैप्टर ने हमें सिखाई है। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, है ना। कहां तक जो है वो शीर्षक जो है सार्थक है। देखो हम जब भी कहानी लिखते हैं ना, तो हमें कहानी लिखने के बाद या कहानी लिखने से पहले हम शीर्षक की तलाश करते हैं कि क्या उसका टाइटल होगा। तो टाइटल ऐसा हो जो उस कहानी से पूरा पूरा क्या मेल खाता और उसी बारे में ऐसा हो। तो इसमें पूछा है कि जो सांवले सपनों की याद है, ये शीर्षक कहां तक इस कहानी से रिलेटेड है ना, कहां तक जो संबंध है आपसी में। तो याद एक रहस्यमय शीर्षक है, इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने के सपने और कौन से सपने भाई, ये सपने जो है वो सांवले क्यों, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, उनकी सुरक्षा खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेमी इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। मतलब इतना आसान जो है ये शीर्षक नहीं है कि हर किसी को समझ में आ जाए, है ना। सपने, कौन से सपनों की बात कर रहा है, किसके सपनों की बात कर रहा है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब हमें यह अंदाजा लगता है कि हाँ, सालिम जी के जीवन के कुछ ऐसे सपने जो हर कोई उनको सपना नहीं बना सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना हद तक, इतना पागलपंती से पागल होकर उनके लिए हद से ज्यादा गुजर जाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो सालिम अली जी के जो जीवन के प्रयास थे वो आज दूसरा शायद ही कोई करेगा। इसीलिए जो जाबिर जी हैं उनको याद आ रही है किनकी, सालिम जी की। रचना और अभिव्यक्ति से जुड़े प्रस्तुत पाठ सालिम अली के प्रति को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, देखिए जितना हमसे संभव होगा। जैसे कि सांवले सपनों की याद, सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा से के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध भी किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ लगाएं। इससे क्या हो, इससे सभी को फायदा हो, मानव जाति को फायदा हो, पक्षियों को फायदा हो, जानवरों को फायदा हो, हर तरह से फायदा ही होगा। जमीन को फायदा होगा, प्रकृति को फायदा होगा, हर किसी को फायदा होगा। पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें कि अगर कोई पेड़ है जिससे ना कटे तो चल जाएगा ना, और कोशिश करें कि पेड़ों को कम से कम काटा जाए। अपने विद्यालय, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, लोगों को पेड़ पौधे की महत्ता बताएं, इतने महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। क्योंकि आज के जमाने में जितना ये मोबाइल्स वगैरह, जितना डिजिटल सामान बन रहा है, उनका यूज कर रहे हैं लोग, है ना, जितने व्हीकल्स जो यूज कर रहे हैं, सब में पोल्यूटेड एयर जो है वो निकलती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम इन चीजों को तो नहीं रोक सकते, है ना, जो क्रांति आनी है वो आएगी, परंतु इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस जीवन को जीने लायक, इस प्रकृति को जीवित किया जा सकता है। उसका एक ही उपाय है, वो है पेड़ लगाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। हम जल स्रोतों को न दूषित करें और न लोगों को दूषित करने दें। फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों एवं विषैले जल को जल स्रोतों में न मिलने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। ये तो 1000 बार कह दिया लोगों को कि प्लास्टिक है ना, हमें कम यूज करना चाहिए। इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंके तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। ये जनरल बिहेवियर है कि आप कचरा ना तो करें ना दूसरों को करने दें। अपनी कक्षा में, अपने घर में, अपने पार्क में आसपास साफ सफाई बनाए रखें, और यदि कोई कचरा करता है तो उसको समझाएं, है ना, अच्छी तरह से समझाएं, है ना, कि दोबारा ऐसा वो ना करे। इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंके तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें, और विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तु
यदि कोई ऐसी चीज है जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, चल रहा है, उसको यूज करें, क्या टेंशन लेना। सूखी पत्तियों और कूड़ों को जलाने से बचे तथा दूसरों को भी जागरूक करें इस बारे में। पत्तियां हैं, जमीन में अगर आप चूरा करके डाल दोगे ना, तो जमीन क्या होती है, न्यूट्रिएंट हो जाएगी, पोषक तो थोड़े मिल जाएंगे, थोड़ा नाइट्रोजन मिल जाएगा उसको, अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे, और प्लास्टिक वगैरह है उनको भी नहीं जलाना चाहिए, जलाओगे तो नुकसान किसको होगा, अर्थ को ही होगा, एयर जो पॉल्यूट होगी, है ना। तो नुकसान ही है, इसका कोई फायदा नहीं है। आज हमने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो क्लास 6 to 12 कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, please do subscribe Winsome Digital Learning Platform. Stay tuned on Winsome Digital Learning Platform. Keep learning, keep growing. Jai Hind.